बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। फर्स्ट हाइपोवॉलेमिक शॉक, आपको पता ही होगा हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है। हाइपो यानी कि कम हो जाना, वॉलेमिक यानी कि क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम हो जाता है शॉक की वजह से। अब जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज होगा, जो भी ब्लड है सब टिश्यू पे नहीं जा पाएगा। इससे क्या होता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक आ जाता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक बर्न, एक्सीडेंट्स, वॉमिटिंग, डायरिया उसके इस केसेस में हो सकते हैं। तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है। भाई कोई पेशेंट आया है हमारे पास, शॉक वाला पेशेंट है, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि उस पेशेंट को शॉक है, तो हमें कैसे पता चल, हम क्या ट्रीटमेंट उसे देंगे। ओके, तो हम जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है उसको हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट द आईवी इन्फ्यूजन। ओके, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वॉल्यूम कम हो गया था, फ्लूइड कम हो गया था, वो इंक्रीज हो जाएगा। जब फ्लूइड इंक्रीज होगा तो ब्लड इंक्रीज होगा, जब ब्लड इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड सब जगह, सब ऊपर लेवल लोअर लिम्ब में जा पाएगा, सब ऑर्गन सब टिश्यू में जा पाएगा और ऑक्सीजन मिल पाएगी। ओके, तो रिहेबिलिटेशन हो सकता है शॉक से। रिहेबिलिटेशन यानी कि वापस आना, आप जहां से हो वहां से फिर से वापस आना। ओके, तो शॉक की कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। क्या, स्टार्ट द आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट द कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, कार्डियो यानी कि हार्ट, ओके, जेनिक यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो और जिसकी वजह से शॉक आया, तो किस में प्रॉब्लम होगी, तो कार्डियक में प्रॉब्लम होगी, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। जब हार्ट क्या करेगा, उसमें उस डिसीज, उस कंडीशन में क्या होगी कि हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा। जब हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ब्लड सब जगह नहीं जा पाएगा। ओके, उसकी वजह से देखो ब्लड तो है, फ्लूइड है, पर जो हार्ट है, जो मशीन ही काम नहीं कर पा रही, तो आप ब्लड को पहुंचाएंगे कैसे। हमें तो टिश्यू तक पहुंचाना है, वहां से ऑक्सीजन लेना, तो ब्लड नहीं जा पाएगा। तो उससे हम नेवर गिव द स्टार्ट द आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन इस केसेस में कार्डियोजेनिक में नहीं स्टार्ट करना है। ओके, इसमें नहीं स्टार्ट करना है कार्डियोजेनिक शॉक में, इसमें स्टार्ट करेंगे डोपामाइन। ओके, अब डोपामाइन क्या है, डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो नर्व सेल आपने पढ़ी होगी, ऐसी नर्व सेल होती है, ऐसे नर्व सेल, और ये नर्व सेल क्या रिलीज करेगी, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जाएगा, हार्ट, आपके हार्ट पे जाएगा। ओके, ये हार्ट पे जाके ये ऐसे बाइंड हो जाएगा। अब हार्ट पे जाके बाइंड हो जाएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है, डोपामिन। देखो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उसको कहते हैं जो नर्व सेल रिलीज करता है। वो क्या रिलीज करता है, नर्व सेल एसिटाइलकोलाइन भी रिलीज करता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ओके, तो डोपामाइन याद रखना है। डोपामाइन क्या करेगा, हार्ट पर एक्ट करेगा और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करा देगा। क्या इंक्रीज करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। क्या होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। अब चलो, हार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो अब जब डोपामाइन रिलीज होगा, डोपामाइन आप स्टार्ट करेंगे, जब डोपामाइन क्या करेगा, हार्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो जो ब्लड है, हमारा पर्पस क्या था कि ब्लड को पहुंचाना है, तो ब्लड टिश्यू में पहुंचेगा। ओके, दिस शॉक क्या है कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो शॉक में चला जाता है। सेप्टिक शॉक, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, तो उसमें हम क्या देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो पहले सेप्टिक शॉक में क्या होता था, आपको देखो मैंने ये सारे शॉक के टाइप मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, आप वीडियो जाके देखना। सेप्टिक शॉक क्या है कि कोई बाहर से बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या पैरासाइट्स कोई भी है पैथोजन, वो हमारे ब्लड में एंटर करते हैं। ओके, जब ब्लड में एंटर करते हैं तो बॉडी क्या वार्म हो जाती है उसको किल करने के लिए। तो अब यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी वार्म होगी, जो ब्लड वेसल्स है क्या होगा, सेप्टिक शॉक की वजह से सेप्टिक शॉक के जो ब्लड वेसल्स होगी, यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया आने की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स वो क्या होगी, डायलेट होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, डायलेट होगी। जब डायलेट होगी तो ये जो ऑर्गन होगा वहां पे ये पोर्स, यहाँ ऐसे पोर्स होंगे,
ओके, कैपिलरी में क्या पोर्स होते हैं, तो सारा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। ओके, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, एडिमा होगा, ओके, इन्फेक्शन लगेगा तो फ्लूइड कहाँ पे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये पार्ट बहुत ही सूजा हुआ दिखता है। ओके, इन्फ्लामेशन हुआ दिखता है, इन्फ्लामेशन हुआ, वहां से हीट भी निकलती है। ओके, तो जब फ्लूइड सब बाहर निकल गया तो अब ये आर्टरी लेके क्या जाएगी हार्ट तक। भाई हार्ट में तो क्या ब्लड पहुंचाना है हमें, तो वो कैसे लेके जाएगी हार्ट तक, क्योंकि फ्लूइड तो सारा बाहर निकल गया ना। जहाँ पे बहुत ही लार्ज इंजरी हुई होती है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है, तो वहां पे हम कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वो क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मल्टी एंटीबायोटिक है। मल्टी इन्फेक्शन के कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया, उसमें यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही दिखे। वो क्या आती है, जो वाइल वाली ऐसी पाउडर वाली होती है, जिसमें आप इंजेक्शन 10 ml लेते हो और डायलेट करके जो पेशेंट को देते हैं। ओके, एमोक्सिलिन है, सिट्रिजिन है, और सिट्रिजिन ज्यादातर देते हैं। ओके, सेट्रिजोन, एमोक्सिलिन एंड सेट्रिक्सोन। ओके, ये वाली सेट्रिक्सोन। ओके, तो ये सेट्रिक्सोन ही क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ओके, तो सब जगह ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही होती है एंटीबायोटिक वाली जो दवाई है। तो उसमें क्या देगा, एंटीबायोटिक, बायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए। ओके, तो क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, देखो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पेरिकार्डियोसेंटेसिस, फ्लूइड रिमूव पेरिकार्डियल कैविटी। अब देखिए आप ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या हो जाता है कि जो सिस्टोलिक मूवमेंट है, हार्ट की सिस्टोलिक मूवमेंट कैसे होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक होगी 120, डायस्टोलिक होगी 80 mmHg। ओके, तो वहां पे सिस्टोलिक मूवमेंट ऐसे हो नहीं पाती है। ओके, सॉरी सिस्टोलिक नहीं, डायस्टोलिक मूवमेंट, डिक्रीज द डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट की डायस्टोलिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी। तो डायस्टोलिक मूवमेंट ऐसे है, तो ये हार्ट ऐसे डायलेट नहीं हो पाएगा। ओके, तो डायस्टोलिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होगा, क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हार्ट हैवी हो गया। जब हार्ट क्यों हैवी हो गया, मैंने आपको पढ़ाया था कि हार्ट की जो लेयर है, क्या लेयर थी, ये मायोकार्डियम, ये क्या मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम यहाँ इस चैम्बर के अंदर होगा। ओके, ये वाला जो है, ये वाला ये मायोकार्डियम है, और ये जो लेयर है ये है पेरिकार्डियम, पैराइटल विसरल पेरिकार्डियम, ये है पैराइटल पेरिकार्डियम, ये है फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड और ये है पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्शंस होता है, वो कोई बैक्टीरिया कोई भी है, वो यहाँ से आपके ब्लड में आता है और यहाँ से मायोकार्डियम क्रॉस करके यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाएगा। पेरिकार्डियल कैविटी में आएगा तो ब्लड वेसल, हाँ जो भी वहां पे ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे आएगी हुई, ब्लड वेसल्स कौन सी होगी, जो मायोकार्डियम के लेयर में कोरोनरी आर्टरी होती है, वो वहां से सारा फ्लूइड निकल के कहाँ पे आ जाएगा, यह पेरिकार्डियम में आ जाएगा। और पेरिकार्डियम, ये हार्ट बहुत ही फूल जाएगा, हार्ट बहुत ही लार्ज हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा। इससे हार्ट बहुत ही हैवी होगा और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन तो कर पाएगा पर रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा, उसको देर लगेगी। तो उसमें क्या होगा, जो सिस्टोलिक मूवमेंट हो पाएगी पर डायस्टोलिक मूवमेंट नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से कौन सी देते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। देखो सेंटेसिस का क्या अर्थ है, सेंटेसिस आपने सुना होगा एम्ब्रियोनिक सेंटेसिस। उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है जब वो वूम में होता है, फर्स्ट शुरुआत की स्टेजेस में जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है उसको लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। क्यों जांच करते हैं, क्योंकि उस जो बेबी है वो डेवलप्ड हो रहा है, तो उसमें कोई, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले सेल बन जाते हैं, तो एक सेल मिलेगा, तो एक सेल है, वो एक सेल का जैसा भी फीचर है उस डीएनए का ऐसा फीचर सभी सेल में होगा। फर्स्ट देखिए आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए देखो बेबी डेवलप हो रहा है, ओके फर्स्ट, तो वहां पे एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होगा ना, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में जो बेबी के जो सेल हो गए वो आ जाएंगे। ओके, तो वो जो एक सेल आपको मिला है एम्ब्रियोनिक टेस्टिंग में, आपने एम्ब्रियोनिक फ्लूइड इंजेक्शन डाल के एम्ब्रियोनिक फ्लूइड निकाला है। अब जब आप एम्ब्रियोनिक फ्लूइड की जांच कर रहे हो और वो सेल है, वो जो सेल है सभी जगह वो बेबी डेवलप होगा, सारे ऐसे ही सेल के फीचर के साथ डेवलप होगा, तो उस सेल की जांच की जाती है, उस डीएनए की जांच की जाती है कि उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कुछ जीन
चेंजेस तो नहीं हो गए, तो ऐसे ही जांच की जाती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है पेरिकार्डियो सेंटेसिस। सेंटेसिस यानी कि जो भी फ्लूइड है उसको क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं। अपने एम्ब्रियोनिक सेंटेसिस में फ्लूइड लेते हैं वो जांच करने के लिए, पर यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्शन डालेंगे। ओके, और इंजेक्शन से सारा फ्लूइड क्या बाहर निकाल देंगे, तो ये फ्लूइड सब बाहर निकाल देंगे इंजेक्शन डाल के। ओके, तो पेरिकार्डियो सेंटेसिस की जाती है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड रिमूव पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी है, यहाँ से जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करने की वजह से डायस्टोलिक जो मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूरोजेनिक स्ट्रोक। देखो न्यूरोजेनिक स्ट्रोक में क्या करते हैं, डोपामाइन एंड रेस्ट। तो डोपामाइन स्टार्ट कर देते हैं और उसको कहते हैं भाई आप रेस्ट करो, क्योंकि न्यूरोजेनिक स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, नर्व डैमेज हो गए हैं। ओके, तो इसमें रेस्ट करना होता है और रेस्ट से ही जो पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है। एनाफिलेटिक शॉक। देखो एनाफिलेटिक शॉक में क्या होगा, एनाफिलेटिक शॉक कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन। उसमें एलर्जिक रिएक्शन होगी। देखो एलर्जी किसी से भी हो सकती है, आपने कोई ऐसा फूल सूंघ लिया कि जिससे आपकी एलर्जी है, तो वो केमिकल आपके ब्लड में जाएगा और एलर्जी क्रिएट करेगा। कोई ऐसा खाना खा लिया है जो आपको वो ब्लड में जाएगी, एलर्जी क्रिएट करेगी। उससे क्या होता है, एलर्जी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो मास्ट सेल होते हैं, कौन से मास्ट सेल, वो क्या करते हैं, हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं। ओके, और ये हिस्टामाइन क्या है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। जो भी देखो ये ब्लड वेसल्स है, अब आपने कुछ ऐसा सूंघा कि जो केमिकल अंदर आ गया, और ये केमिकल आके जो मास्ट सेल है वो एक्टिवेट हो गया, और उसने क्या रिलीज किया, उसने हिस्टामाइन, बहुत सारा हिस्टामाइन रिलीज कर दिया। अब ये हिस्टामाइन क्या करेगा, वो इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा, उसको जो ये जो आर्टरी है उसको बहुत ही डायलेट कर देगा। ओके, और इन्फ्लामेशन कॉजेस करेगा और सारा फ्लूइड बाहर निकाल देगा। ओके, क्योंकि इस जो एलर्जिक रिएक्शन है उससे बचने के लिए द हिस्टामाइन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस मैकेनिज्म कि ये जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिलीज होता है। ओके, तो इसमें हम क्या देंगे, इंजेक्शन। आपने सुना होगा कि एविल की गोलियां आती है, ऐसे किसी को रेसिस हो जाता है या कुछ भी रिएक्शन आता है तो आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आपको ज्यादातर एविल की गोलियां प्रोवाइड की जाती है, और दूसरा डेक्सोना। ओके, तो ये दो गोलियां प्रोवाइड की जाती है, दो मेडिकेशन गोलियां भी आती है और इंजेक्शन भी आते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या लगे, तो इंजेक्शन फॉर एविल एंड डेक्सोना। ओके, तो वो क्या है, वो एविल और डेक्सोना क्या कैसे इफेक्ट करेंगे, तो एंटीहिस्टामाइन। ओके, कैसे इफेक्ट करेंगे, एंटीहिस्टामाइन एंड स्टीरॉइड। एंटीहिस्टामाइन क्यों, कि हिस्टामाइन रिलीज हुआ था, और एंटीहिस्टामाइन, इसमें जो एंटीहिस्टामाइन होगा तो ये हिस्टामाइन रिलीज होना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टीरॉइड। देखो स्टीरॉइड क्या होता है, आपने सुना होगा कि स्टीरॉइड लेने से एथलीट्स होते हैं वो बहुत सारा स्टीरॉइड लेते हैं जिसकी वजह से उनकी मसल्स फूल जाती है। तो स्टीरॉइड क्या करता है, जो हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, व्हाट इज द सेल डिवीजन, जैसे कि ये एक सेल है और एक सेल में से ऐसे दो सेल बनते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एक दिन में हमारा एक सेल डिवीजन होता है। ओके, आपको कहीं भी चोट लगी हुई तो बहुत ही उसको प्रिवेंट होने में बहुत ही देर लगेगी, यानी कि एक ही दिन में एक ही सेल होगा कि ये सेल है तो एक दिन हुआ तो ऐसे ये दो सेल बने, तो एक ही सेल का डिवीजन हो पाता है वन डे में। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ऐसे तो बहुत सारे सेलों के जो डिवीजन हो गए, पर उससे बनता कितना सेल है, सिर्फ एक ही सेल बनता है। अब जितने सारे सेल हो गए उतने सारे एक सेल बनेंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं बन पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि एक ही सेल है और वो ही डिवीजन करेगा, नहीं, बहुत सारे सेल डिवीजन करेंगे, पर वो जो डिवीजन करते हैं वो सिर्फ एक ही बार डिवीजन करते हैं। तो ये वन डे हो गया, नेक्स्ट डिवीजन ये करेंगे तो एक सेल बनेगा, तो ये वन डे। ओके, तो 2 डे में उसने कितने सेल बनाए, एक और टू सेल बनाए। ओके, तो इससे क्या होता है, स्टीरॉइड लेने से जो ग्रोथ होती है सेल की, ग्रोथ बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। ओके, ग्रोथ इंक्रीज होने की वजह से क्या, वो मसल्स बहुत जल्दी फूल जाते हैं। अब देखिए आई में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आई के जो भी सेल है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही लीवर में भी कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो स्टीरॉइड से हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ है, और इससे कैंसर भी हो सकते हैं, कैंसरियस जो सेल हो वो भी डिवीजन हो सकते हैं। ओके, तो ये ट्रीटमेंट देखा है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।